नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम सबसे बड़े नेताओं में शुमार है। हालांकि दोनों ही नेता बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग है। जहां ट्रंप अपनी नीतियों के जरिए बाकी देशों को धमकाने की, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खास तौर पर भारत पर जिस तरीके से वो टैरिफ लगा रहे हैं और हाल ही के दिनों में जिस तरीके से ट्रंप ने साफ साफ ये कहा कि रशिया से भारत रिश्ता नहीं तोड़ रहा, तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा और यही वजह है कि हम उस पर टैरिफ लगा रहे हैं और आगे इस टैरिफ को और बढ़ाया जाएगा। एक बार नहीं, कई बार ट्रंप ने धमकियां दी है, कई बार दबाव बनाने की कोशिश की है। ट्रंप की मुख्य दो मांगे थी, दो उम्मीदें थी भारत से। पहला कि रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे, दूसरा जो ट्रंप चिल्ला चिल्ला कर ये कहते थे कि पाकिस्तान और भारत का सीज फायर हमने करवाया है, मैंने करवाया है, उसे भारत मान ले। अब दोनों ही मांगों को भारत ने खारिज कर दिया, जिसके बाद से ट्रंप बिलबिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और लगातार इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो बेहद ही संयमित तरीके से फैसले ले रहे हैं और इस पूरे जो अघोषित जंग या फिर यूं कहे कोल्ड वॉर को बहुत ही आराम से इसके साथ वो डील कर रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ही ऑपोजिट कैरेक्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, लेकिन पीएम मोदी जो बहुत ही संयमित तरीके से चुने हुए शब्दों के साथ हर बार उन्होंने अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है और जवाब हमेशा यही रहा है कि राष्ट्र हित में ही जो भी मैं फैसला लूंगा वो केवल राष्ट्र हित में ही रहेगा। देखिए, यहां सबसे पहले समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राजनेता हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी हैं। राजनीति में वो अब आए हैं, पिछले 5-10 साल से वो राजनीति में एक्टिव तौर पर एक्टिव हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 के दशक से राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने जमीन से लेकर और अर्श से फर्श तक की राजनीति देखी है। राज्य में क्या होता है, संघ में कैसे काम किया जाता है, शाखा में कैसे काम किया जाता है, देश कैसे चलाया जाता है, राज्य कैसे चलाया जाता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो दुनिया के टॉप 10 लीडर्स की हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग है उसमें लगातार पहले नंबर पर रखा गया है। भारतीय प्रधानमंत्री की जो अप्रूवल रेटिंग है वो 75% है। 19% लोग उन्हें डिसअप्रूव करते हैं, मतलब उन्हें नहीं मानते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। सिर्फ 52% लोग ट्रंप को अप्रूव करते हैं और 38% लोग डिसअप्रूव करते हैं, मतलब भारतीय प्रधानमंत्री से डबल लोग उन्हें डिसअप्रूव करते हैं। अब देखिए, ट्रंप पहले एक एंकर थे, हर चीज कैमरे पर बोलने की आदत है, इसीलिए अब अगर किसी देश पर टैरिफ लगाते हैं, किसी देश का सीज फायर करवाते हैं, किसी कुछ भी करते हैं, वो सबसे पहले अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर आते हैं, बयानबाजी वहां करते हैं, दुनिया को बता देते हैं। हालांकि ट्रेड डील्स पहले भी हुआ करती थी देशों के बीच, लेकिन जिस तरीके से आज हो रही है वैसे नहीं हुआ करती थी, पर्दे के पीछे से हुआ करती थी और देशों के डेलीगेशन जाते थे या फिर आते थे, वो बातचीत करते थे और जो भी कुछ होता था वो सब पर्दे के पीछे हो जाता था। लेकिन 2025 में पहली बार ऐसा हुआ है जब ये चर्चा चली, ये जिक्र हुआ और दुनिया देख रही है कि कब किस देश पर कितना टैरिफ लग रहा है। पहली बात तो यह है स्वीकार्यता की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दशक से ज्यादा वक्त हो गया उन्हें राजनीति में, लेकिन ट्रंप पहले एंकर थे, फिर व्यापारी बने, व्यवसाय बने और आज भी वो राजनीति को, अमेरिका को व्यवसाय के तौर पर ही देख रहे हैं, व्यवसाय के तौर पर ही लेकर आगे चल रहे हैं। ट्रंप के जितने फैसले होंगे, जितने बातें होंगी, सब में आपको पैसा दिखाई देगा, सब में आपको व्यापार दिखाई देगा, सब में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से कहां से पैसा कमाया जाए। ट्रंप ने $1.2 मिलियन 2024 में भारत से कमाया पर्सनली, पता है आपको, सिर्फ अपना नाम बेचकर। ट्रंप का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं, तो भारत में कई शहरों में उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मतलब प्रोजेक्ट भारत की कंपनियां ही चला रही हैं, बना रही है, लेकिन उस पर सिर्फ ट्रंप टावर लिखा जा रहा है। इस चक्कर में 1.2 बिलियन, लगभग 1.2 मिलियन, माफ कीजिएगा, कमा चुके हैं ट्रंप सिर्फ भारत से। अब बात करें कि आखिर ये हुआ क्यों है ऐसा। कल भी जिक्र कर रहे थे हम कि जब प्रधानमंत्री मोदी बाइडेन से मिलने के लिए अमेरिका गए थे, तब ट्रंप को भी लगा था कि वो मिलने के लिए उससे आएंगे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए। यही कारण है कि फरवरी में
जब प्रधानमंत्री मोदी बधाई देने के लिए गए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए गए ट्रंप को, तब उन्होंने रास्ते में, जब मोदी जी रास्ते में ही थे, तभी कह दिया था कि भारत सबसे बड़ा टैरिफ किंग है, दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगाता है। हालांकि वो आंकड़ा सही नहीं था, भारत से भी ज्यादा थाईलैंड जैसे देश अमेरिका के ऊपर टैक्स लगाया करते थे। लेकिन अब जो भी सोच रहे हैं ट्रंप सोच रहे हैं कि जो उनके ऊपर कर्जा है, उनकी जीडीपी $30 ट्रिलियन की है, लेकिन कर्जा $37 ट्रिलियन का है, और जिस तरीके से टैरिफ लगाकर फिलहाल मौजूदा वक्त में ट्रंप चल रहे हैं, वैसे ही अगर टैरिफ चलते रहे तो अमेरिका को $4 ट्रिलियन का फायदा हो सकता है आने वाले 10 साल में। लेकिन ट्रंप के तो 3-3.25 साल मुश्किल से बचे हैं। आने वाले वक्त में कौन प्रेसिडेंट बनेगा, भारत के लिए कैसा रुख रखेगा, दुनिया के प्रति कैसा रवैया रखेगा, ये टैरिफ चलते रहेंगे या नहीं चलते रहेंगे, वो अपने आप एक बड़ा सवाल है। बाकी ट्रंप के जो मौजूदा वक्त में टैरिफ है श्रावणी, वो भी बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाले नहीं है। हालांकि अमेरिका की तरफ से संदेश दिया गया, इन्होंने जो राजदूत भारत में भेजा है, सर्जियो जो भी उनका नाम है, और उन्हें सेंट्रल एशिया का और साउथ एशिया का स्पेशल दूत भी बनाकर भेजा है। मतलब यह भी संदेश दिया कि सबसे ट्रंप का जो जिसे राइट हैंड अमेरिका में कहा जाता है, उसे भारत में राजदूत बनाकर भेजा। दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया का और साउथ एशिया का की कमान देकर यह भी बता दिया कि भारत और अमेरिका को वो एक तराजू में तोलने वाले हैं, जिस तरीके से ट्रंप लगातार करते आ रहे हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान की कहीं भी किसी भी मामले में तुलना नहीं होती है। भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, वहीं पाकिस्तान $400 बिलियन की अर्थव्यवस्था, मतलब 10 गुना से भी ज्यादा ये करता है। तो सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं समय समय पर जब उनको जरूरत पड़ती है। लेकिन अब जैसे कि सर्जियो गौर का आपने जिक्र किया है, सर्जियो गौर को डिप्लॉय करना वो भी तब जब 7 महीने का एक वक्त बीत चुका है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सत्ता में वो आए थे, और 7 महीने के बीच में ना रशिया में उनके राजदूत है, ना चाइना में उनके राजदूत है, और सबसे पहले उन्होंने भारत को तवज्जो दी है। क्या ये सोचना गलत है कि डोनाल्ड ट्रंप अब भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं, या फिर इसके पीछे कोई अन्य रणनीति हो सकती है? रिश्ते सुधारने ही होंगे श्रावणी, रिश्ते सुधारने ही होंगे, क्योंकि भारत का ब्रिटेन के साथ बहुत ऐतिहासिक FTA हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। उसके साथ ही भारत लगभग 17 देशों के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में कामयाब रहा है। अभी पिछले ही महीने प्रधानमंत्री मोदी शायद इसी महीने की शुरुआत में मालदीव्स गए थे, वहां भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके आए हैं। ब्रिटेन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और उसके अलावा आसियान देशों के साथ भी बात चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, और लगभग 15 देशों के साथ हमारी बात चल रही है रुपये में व्यापार करने की। जिस तरीके से भारत और रशिया का व्यापार है, भारत और चीन का भी व्यापार आने वाले दिनों में आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। भारत और रशिया का व्यापार रुपये और रूबल में होता है, ठीक वैसे ही भारत और चाइना का व्यापार रुपये और युआन में होगा। मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में आप सऊदी ले लीजिए, UAE ले लीजिए, कतर, कुवैत ले लीजिए, इनके साथ भी भारत का व्यापार अब रुपये और इनकी करेंसी में होगा आने वाले दिनों में। तो जो डॉलर का प्रभुत्व दुनिया में है, दुनिया की करेंसी का लगभग 60% अपने अंदर समेटे रहे डॉलर, उसका प्रभुत्व कम होगा। और भारत जिस तरीके से अभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान आया, वो ये बताने के लिए काफी है कि दुनिया में भारत क्या स्थिति रखता है, क्या प्रेजेंस रखता है। G7 में 7 देश है, लेकिन 8वें देश के तौर पर भारत को अस्थायी मेंबर के तौर पर हमेशा G7 के सम्मेलन में बुलाया जाता है। अभी कनाडा में जो इस साल का शिखर सम्मेलन हुआ, वहां भी भारत को बुलाया गया। तो फ्रांस की तरफ से यह कहा गया कि अगला जो G7 का मीटिंग होने वाला है, सम्मेलन होने वाला है, उसकी अध्यक्षता भारत को देने की हम बात करेंगे। भारत स्थायी मेंबर नहीं है और उसकी अध्यक्षता भारत को देने की हम मांग करेंगे। यह आपको क्या दिखाता है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। भारत G7 में भी मिलकर चलता है, भारत क्वाड में भी मिलकर चलता है, जहां अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। भारत SCO में भी मिलकर चलता है, जहां चीन और भारत एक साथ है। भारत RIC में भी साथ मिलकर चलता है, जहां रशिया, चाइना और भारत है। भारत शिखर सम्मेलन में भी, शार्क में भी साथ चलता है, जहां भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान जिस उसमें है, संगठन में है, बांग्लादेश जिस संगठन में है। तो दुनिया का कोई भी बड़ा ऐसा, भारत ब्रिक्स की तरफ लगातार बढ़ रहा है, और ब्रिक्स का जो प्रभुत्व फिलहाल है वो उसके बारे में तो अमेरिका के अर्थशास्त्री लगातार बात कर रहे हैं कि दुनिया का लगभग 40% GDP ब्रिक्स के देश रखते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में शक्ति का संतुलन बनाकर चल रहा है। अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड चाहता है, अमेरिका के इर्द गिर्द सारी दुनिया हो, लेकिन भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, के साथ भी रिश्ते जिसकी जहां इच्छा हो, जिसे जहां अच्छा लगे वो वहां कर सके।
और मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए जयशंकर साहब का वो बयान काफी होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर आपको पसंद नहीं है तो आप हमसे मत खरीदिए। रशिया से जो तेल हम मंगाते थे उसे रिफाइन करके यूरोप और अमेरिका को जो बेचते थे, जयशंकर साहब ने कहा आप मत खरीदिए, आपकी मर्जी, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो ट्रंप एक बड़बोले नेता है, प्रधानमंत्री एक संयमित नेता है, उन्हें पता है राजनीति कैसे करनी है। ट्रंप को नहीं पता कि राजनीति कैसे करनी है। बिल्कुल अभिषेक, और जहां एक तरफ एक रास्ता बंद होता है तो वहां पर दूसरे रास्ते खुलते हैं, और भारत यही सोच के आगे बढ़ रहा है। भारत अपने लिए 4 अन्य और रास्ते खोल रहे हैं, जहां एक तरफ चाइना के साथ भी रिश्ते सुधर रहे हैं, और इसके साथ ही भारत ने जिस तरीके से साफ कहा है कि जो रेड लाइंस एरियाज है भारत में, जैसे कि कृषि क्षेत्र हो गया या अन्य क्षेत्र हो गए, इसके साथ समझौता नहीं किया जाएगा। चाहे आप जितने भी टैरिफ लगा लो, हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम के बाद से क्या असर आगे पड़ता है और कितनी जल्द डोनाल्ड ट्रंप अपना ये फैसला बदलते हैं, और बदलते हैं भी या फिर नहीं। फिलहाल अभिषेक, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहे NMF न्यूज के साथ।